हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज वीएल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? करंट मीन चार्ज, करंट मीन मोशन, इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन, या फिर चार्ज पार्टिकल इन मोशन। जो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज थी, जो वो रेस्ट में था, चार्ज पार्टिकल जो जो एक्शन कर रहा था, दैट इज हम बोल सकते हैं उसमें एक चार्ज पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, कूलॉम्स फोर्स K/1Q2/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज पार्टिकल का, पोटेंशियल था, फ्लक्स बन रहा था, और कैपेसिटेंस थी हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं। तो ऑल दैट थिंग्स हमने पढ़ ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट है, वो है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट मोस्ट लेक्चर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज होता क्या है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। चार्ज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इनके अलावा जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेन बात करनी है, वो अपने को बात करनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, करंट बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा यहाँ पे। देखो, इलेक्ट्रॉन है एक, इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? अपना पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव, और जो इसका मास है दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम अप्रोक्स। तो जो पॉजिट्रॉन है एग्जैक्टली इसका मास भी 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम अप्रोक्स होता है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जो एक्चुअल में होता है किसी भी कंडक्टर में, जो मूव करता है वो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या कि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, दैट इज पॉजिट्रॉन मूव करता है। ये हम एक कंसेप्शन लेके चलेंगे, यहां से एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि कंडक्टर में पॉजिट्रॉन मूव करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना। पॉजिट्रॉन मूव करेंगे करंट की प्रोडक्शन के लिए, ये हम अजम्पशन लेके चलेंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। और हम एज्यूम क्या करेंगे कि कौन मूव करता है? पॉजिट्रॉन। और इन पॉजिट्रॉन की मोशन की वजह से क्या बनता है? करंट। एक्चुअल में करंट किसकी मोशन की वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। हम अजम्पशन क्या मानेंगे? दैट इज करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है। तो देखो, यदि हम लोग बात करें करंट की, सपोज करो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये कोई अपना कोई भी आदमी है, यदि हम इसकी बॉडी में चार्ज दें, इसको चार्ज दिया हमने 2 कूलम। ठीक है ना। हमने इस आदमी को चार्ज दिया 2 कूलम, सपोज करो 1 घंटे में। ठीक है ना। तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसे एक मोबाइल चार्जर को जो हम लोग सॉकेट में लगाते हैं, और चार्जर की जो पिन होती है, केबल वाली पिन जो हम लोग फोन में इंसर्ट करते हैं, उस फोन वाले पिन को हम अपने हाथ में पकड़ लें। तो जो फोन है, जो चार्जर है, वो धीरे धीरे काफी स्लो रेट पे चार्ज को सप्लाई करता है। तो जो हमारे हाथ पे चार्ज आएंगे केबल के थ्रू, वो काफी स्लो रेट से आएंगे। स्लो रेट से मतलब अप्रोक्स मान लिया हमने 2 कूलम आया 1 आवर में।
तो जैसा कि चार्जर को लगाने के बाद यदि हम उसके डाटा केबल को पकड़ते हैं तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, हमें फील भी नहीं होता है कि हमारी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है या हमारी बॉडी में चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम लोग इसी 2 कूलम चार्ज को 0.1 सेकेंड में बॉडी में फ्लो करवाएं, ठीक है ना। ये कैसी बात है, ये वैसी बात है जैसे जो अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उस हीटर की वायर को हमने सॉकेट में लगाया और दूसरे नीचे वाले एंड पे हमने जो दूसरा टर्मिनल है वायर का उसको अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। तो जी ऐसी बात हो गई, ये सॉकेट है अपना, इसमें हमने हीटर वाली वायर को लगाया और आगे यहाँ पे जो हीटर में कनेक्ट कर रखी है हमने, यहां से किसी वायर को टच किया, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज एट अ वेरी हाई रेट, 2 कूलम अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकंड में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इतने थोड़े से टाइम में इतना ज्यादा चार्ज अपनी बॉडी में फ्लो कर जाएगा। अब आप लोग प्रैक्टिकली भी इस चीज को नोटिस कर सकते हो, इसको मत करना, ठीक है ना, वरना खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हम प्रैक्टिकली इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा, ये चार्ज पार्टिकल बॉडी में स्लो रेट से आता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब लार्ज रेट से आता है, जब उसकी स्पीड ज्यादा बन जाती है तो वो आदमी को मार भी सकता है, ठीक है ना, खत्म हो। यदि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डाई, ठीक है ना। तो ये वाला आपको प्रैक्टिकली नहीं करना है, ये वाला कर सकते हैं। तो यहां से जो हमारे लिए सीखने का कंसेप्ट है वो क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल फ्लोज एट अ हायर रेट, यहाँ पे फ्लो का रेट क्या है, चार्ज फ्लो का रेट क्या है, काफी ज्यादा है, 2 कूलम पर 0.1 सेकेंड। इस रेट से चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फ्लो होते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल हायर रेट से फ्लो होते हैं तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना, यानी कि इससे हमने क्या देखा कि चार्ज की मोशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चार्ज की मोशन का रेट है, जो चार्ज के फ्लो का रेट है दैट इज इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट। और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इनकी कितना चार्ज फ्लो करता है, कितने टाइम, इसको क्या बोलते हैं, करंट। यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है मीन इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, दैट इज मोर डेंजरस। और यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा कम है, दैट इज करंट फ्लो कम है, तो वो अपना इतना डेंजरस नहीं होता है। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज मीन चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे, कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो kरेगा एक्चुअल में, लेकिन हम एज्यूम क्या करते हैं, कौन फ्लो करता है, पॉजिट्रॉन फ्लो करता है। तो आइए इसको देखते हैं। जो कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये वाला कंडक्टर हो गया, जब भी हम इस कंडक्टर के साथ में कोई सेल या बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जो कंडक्टर का एक एंड है ये वाला हो जाता है हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हो जाता है लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ड्यू टू, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ये यहाँ पे कैसे पोलैरिटी करिएगा, अपना लो पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव से हमने क्या शो कर रखा है, लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव से क्या शो कर रखा है, हाई पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन के इस मोशन की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, आई, सपोज करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है। देखो हम लोग जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम जो करंट फ्लो मानते हैं, एज्यूम करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन। और यदि हम ये माने कि पॉजिट्रॉन मूव करते हैं तो पॉजिट्रॉन मूव किस तरफ करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
ठीक है। तो पॉजिट्रॉन मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमारा अजम्पशन है कि पॉजिट्रॉन मूव करेंगे दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए हमने करंट के डायरेक्शन को क्या लिया है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये अपना करंट फ्लो करता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq बाई dt। सपोज करो ये हमने कोई एलिमेंट्री पोर्शन माना कंडक्टर में, इसमें से dq चार्ज फ्लो हुआ, पॉजिट्रॉन इस तरफ मान लिया फ्लो किए dq, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, dq बाई dt। ये होता है अपना करंट, इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, इसकी जो ऐसा यूनिट है करंट की दैट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। अदर यूनिट हम बोल सकते हैं यहां से, चार्ज के लिए आएगा कूलम, टाइम के लिए आएगा सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, ये भी हमारी करंट की यूनिट होगी। ठीक है ना। तो ये करंट की डेफिनेशन हमने की। इसके बाद देखो अब बात आती है जो करंट है इसका हमने क्या क्या बताया है, मैग्नीट्यूड इज dq बाय dt एंड करंट की डायरेक्शन हमने ली है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने करंट की डायरेक्शन हो गई। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन हो हम उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ भी करंट क्या होगा अपना वेक्टर होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये आंसर अपना गलत होगा, आंसर ये अपना गलत होगा कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो हम लोग इसके एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स यूज करते हैं वो वेक्टर वाले रूल नहीं होते हैं। इसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली अलजेब्रा के साथ में हम लोग करंट की एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से करंट आया सपोज 2 एम्पियर, यहां से करंट आया सपोज 3 एम्पियर, और सपोज करो कि इस रास्ते से करंट अपना जा रहा है। ठीक है ना, तो 2 और 3 टोटल कितना बन जाएगा, 5 एम्पियर। जबकि वेक्टर लॉज से इसका आंसर कुछ और आएगा, यहाँ तो कुछ और करंट मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो करंट की डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो फिर कैसी क्वांटिटी होगी, इसलिए हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो करंट इज नॉर्मली कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डायरेक्शन है, स्केलर की तो डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे डायरेक्शन होने के बाद हम इसको पूरी तरह से स्केलर भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक आध प्रॉपर्टी, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करे वेक्टर की और कुछ प्रॉपर्टी शो करे स्केलर की, या हम यूं बोल सकते हैं कि पूरी तरह से जो ना तो स्केलर की प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही वेक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर क्या है, करंट क्या है, एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर बट इट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बुकिश लैंग्वेज में कई जगह कई बुक्स में इसका आंसर अपने को मिलता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। वो मैंने आपको बता दिया है कि करंट को स्केलर क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं वो वेक्टर के लॉज नहीं होते हैं, वो सिंपल स्केलर यानी कि अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। तो करंट को इसलिए कई बुक्स में स्केलर लिखा मिल सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हार्डकोर जो आंसर है दैट इज करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो ये था अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा बैटरी को जब हम लोग कंडक्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होंगी। देखो
तो देखो सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने फिलहाल किसी भी एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या सेल बैटरी के साथ में कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एटम होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो कंडक्टर में भी बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर में जो अपना करंट फ्लो करता है या कंडक्टर जो अपना कंडक्ट करता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी जो कंडक्टर है नॉर्मली हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जैसे अपने डोर हैंडल्स होते हैं, मेटालिक डोर हैंडल्स हो गए या अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है ना, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यदि हम लोग कंडक्टर्स को नॉर्मली जब तक उनको कोई करंट, बैटरी, सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से नहीं जोड़ते हैं, तब यदि हम उनको टच करें तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? उसका आंसर ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। जैसे हम लोग मेटालिक डोर हैंडल को टच करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं, लेकिन जो उनकी मोशन होती है वो रैंडम होती है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन प्रोड्यूसेस एवरेज जीरो मोशन। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन रैंडम मोशन। जब तक हम उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वो ऐਵੇਂ ही दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे मूव करेंगे, जिसको बोलेंगे रैंडम मोशन। और उस रैंडम मोशन का जो नेट इफेक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? जीरो। कैसे? देखो ऐसे, यहां का सपोज कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी फिर ऐसे जाएगा। तो जो नेट मोशन हुई है, मोशन तो इसकी हो रही है बट मोशन कैसी है? रैंडम मोशन है। उसका नेट इफेक्ट अपना कितना आ गया? जीरो। ठीक है ना, नेट इफेक्ट कितना है अपना? जीरो। तो नेट इफेक्ट अपना बना जीरो। तो इसीलिए जो करंट बनेगा अपना वो भी कितना बनेगा? जीरो। करंट कब फ्लो करेगा? व्हेनेवर देयर इज नेट मोशन। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी करंट बनता है। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो जीरो। ठीक है, तो ये तो था जब हमने कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो ड्यू टू रैंडम मोशन करंट कितना आया अपना? जीरो। इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्लो कैसे करेंगे? इसमें ऐसे जिगजैग पाथ में, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, सेकंड केस, जब हम लोग इसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा? कंडक्टर के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, the battery will provide some potential difference to the conductor, positive, negative। अब जो कंडक्टर का A टर्मिनल है that is at higher potential and B टर्मिनल of the conductor is at lower potential। ठीक है ना, A टर्मिनल किस पे है? हायर पोटेंशियल पे है और B टर्मिनल किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वो मूव करेंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया ऐसे। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे मूव करते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करते हैं, ये भी एक अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, एक्चुअली कैसे मूव करेंगे? देखो, जो अपना बी एंड है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल एंड ए एंड इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब जो कंडक्टर की रैंडम स्पीड होती है अपनी, जो रैंडमली कंडक्टर मूव कर रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन रैंडमली अपना जो मूव कर रहा था वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैसे मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन? पहले अपना ऐसे क्या था इलेक्ट्रॉन? ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो अप्लाई किया था
तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करके वहीं पे आ गया था, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट मोशन कितनी बनी थी, जीरो। करंट कितना बना था अपना, जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रैंडमली ही मूव करने की कोशिश करेगा लाइक दिस, बट ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, बैटरी लगाई है, बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया ए और बी पॉइंट के बीच में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये आ गया अपना नेट डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, ठीक है ना। अब ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो ये अपना डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंटिन्यू ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रही है बैटरी अपनी, कंटिन्यू इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर से रैंडमली मूव करेगा, फिर से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगेन डिस्प्लेस, ये वाला कंटिन्यू जो बैटरी है कंटिन्यू इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, कंटिन्यू इसको मूव करवाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी, कंटिन्यू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता जाएगा इस तरीके से। पहले ऐसे घूम फिर के यहाँ आया था, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर थोड़ा और आके, फिर थोड़ा सा और आके, फिर थोड़ा सा और आकर, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन कहां तक आ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ए तक, ठीक है। और ये मोशन भी ऐसे नहीं होगी, देखो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही आए, एक्चुअल में ऐसे भी आ सकता है। देखो ऐसे 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 आया, ये ऐसे पाथ बना, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। फिर से इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे मूव करेगा, यहां आ गया, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, ऐसे मूव करते हुए ये यहां पे आ जाए, तो देखो ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये है कहने का कि जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो अकेला इसको ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मूव नहीं करवा रहा है, इसकी खुद की एनर्जी है जो इसको रैंडमली मूव करवा रही थी स्टार्टिंग में। तो इसकी वो रैंडम मोशन और इसका इफेक्ट जो हमने फील्ड लगाया है, दोनों के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वो जो पाथ बनता है दोनों का रिजल्टेंट। देखो यदि फील्ड अकेला मूव करवाता ना, तो वो तो करवाता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन है वो प्लस फील्ड का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एक चीज और आएगी बीच में, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसका पाथ है वो कुछ ऐसे बन जाता है, इस तरीके से, मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ ही होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर कंडक्टर के अंदर अपने क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा, हमने पाथ पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। फील्ड लगाएंगे प्लस रैंडम इफेक्ट थी, उसकी रैंडम मोशन थी, दोनों के इफेक्ट की वजह से जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। आगे और देखो, ये अपना बी था लोअर पोटेंशियल, ए था अपना हायर पोटेंशियल, ये अपना कंडक्टर है, कंडक्टर में बीच में पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है ना। तो जब हमने बैटरी जोड़ी इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो लोअर पोटेंशियल से हायर पे आने की कोशिश करेगा, मूवमेंट शुरू हो गई, ऐसे आगे पॉजिटिव आयन है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्शन भी होगी साथ में, तो ये इसके साथ में जाकर टकरा जाएगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में टकराया, तो इस टकराने को बोलते हैं कोलिजन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कोलिजन। जैसे ही कोलिजन होगा यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थी ना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या हम यूं बोल सकते हैं कि जो बैटरी का नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा तो इलेक्ट्रॉन मूव किया आगे, तो इलेक्ट्रॉन आगे आके पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से इसके साथ टकरा गया तो इसकी एनर्जी खत्म हो गई जिसको मिली थी। लेकिन बैटरी कंटिन्यू इसको सप्लाई दे रही है, बैटरी कंटिन्यू एनर्जी दे रही है इसको, ये फिर से एनर्जी दे रहा है, लगातार एनर्जी दे रहा है, तो लगातार फिर ये मूव करेगा कोलिजन के बाद, फिर से कोलिजन के बाद फिर से मूव करेगा, तो आगे आके अपना इससे टकरा गया, ठीक है, एक और कोलिजन हो गया। ऐसे सपोज करो कोई पॉजिटिव आयन यहाँ भी है,
तो ये नेगेटिव फिर से धक्के मारेगा, इसको लगातार धक्के मार रहा है तो फिर से आगे मूव करेगा, फिर इसके साथ टकरा गया, एक कोलिजन ये हो गया। तो ऐसे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है अपना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नेगेटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिव तक आएगा और बीच में बहुत सारे कोलिजन होंगे इसके पॉजिटिव के साथ में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। रुकावटें का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आए जिनके साथ में इलेक्ट्रॉन अपना जाके स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे गिरते पड़ते टकराते धीरे होते फास्ट होते, कभी टकराएगा स्लो हो जाएगा, फिर ये रिपेल करेगा फास्ट हो जाएगा, तो ऐसे फिर कोलिजन होगा फिर स्लो हो जाएगा। तो गिरते पड़ते तेज स्लो होते होते ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। और जो एवरेज वेलोसिटी बनती है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में या लोअर टू हायर पोटेंशियल तक आने में, जो इलेक्ट्रॉन की ये एवरेज वेलोसिटी है इस फेज के दौरान, इस फेज के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यदि मैं डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा कि एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल से या लोअर टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की वजह से। इस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये था अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें भी एक हम कंजप्शन मानते हैं, जैसे हमने वहां पे जंक्शन माना था। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन हम एज्यूम क्या करते हैं, कौन मूव करता है, पॉजिट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे जिगजैग जैसे पाथ के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और हम एज्यूम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन को यदि हम एज्यूम करते हैं तो इससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये अजम्पशन मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए हमने ये ड्रॉ किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जबकि एक्चुअल पाथ इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। अभी थोड़ी देर बाद हम इसका एक्सप्रेशन करने वाले हैं। उससे पहले कंसेप्ट था हमारा कि जब इलेक्ट्रॉन के साथ एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या काम करती है। देखो इलेक्ट्रॉन में कोई मोशन नहीं थी, नेट मोशन, ठीक है ना, रैंडम मोशन थी, नेट मोशन नहीं थी। हमने जैसे बैटरी कनेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन इस वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी कितनी थी, 0। बैटरी जोड़ने के बाद बैटरी ने इसको एनर्जी दे दी, फिर इसका कोलिजन हुआ, फिर ऐसे और लगातार इसको एनर्जी मिलती जा रही है, कोलिजन होने पे एनर्जी लॉस भी हो रही है। तो ऐसे करते 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 यहां तक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। किसकी वजह से, बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की है उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और छोटा क्वेश्चन अपना बनता है कि बैटरी कंडक्टर को क्या प्रोवाइड करती है। बैटरी कंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपना बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी अपनी एनर्जी दे रही है, नो डाउट दे रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देती है। ये हमारा कंडक्टर है, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना।
देखो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ है, पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी जोड़ दी। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ मच एनर्जी बैटरी इज प्रोवाइडिंग टू द इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू वर्क। यानी कि यदि V पोटेंशियल डिफरेंस की कोई बैटरी चार्ज Q को मूव करवाती है तो वो कितना काम करेगी, W। या फिर V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम यदि चार्ज को मूव करवाएं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, W। तो जितना काम हम करेंगे या जितना काम बैटरी करेगी चार्ज को मूव करवाने में V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो वो जो वर्क होगा वो अपना स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। या हम डायरेक्टली बस यूं बोल सकते हैं कि बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। यदि यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और मूव करने वाला चार्ज E है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी बैटरी, चार्ज गुना में पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया अपना एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी। किसको प्रोवाइड की है, चार्ज E यानी कि इलेक्ट्रॉन को। यदि यहाँ पे कोई और चार्ज Q होता तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती बैटरी अपनी, चार्ज Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है ना। तो देखो लोअर, हायर, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये जो यहां तक पोटेंशियल अपना सेम रहता है, प्लेन वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ 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 हर जगह सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपना V, चार्ज कितना है E, तो बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, E इंटू V। देखो एनर्जी प्रोवाइड बाय बैटरी कितनी आ गई, EV। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, EV एनर्जी है। तो इस EV एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करना शुरू करता है। बीच में ये सब कुछ होता है, ठीक है ना, कोलिजन वगैरह सब कुछ होगा। हम अजम्पशन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेट लाइन पाथ मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। ऐसे आ गया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आएगा तो इसके पास कितनी एनर्जी बन जाएगी, 0। कैसे बनती है ये और देखो थोड़ा सा। सपोज करो ये बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। सॉरी सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। 4 सेल मान ली हमने जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट ईच है। अब हमें जो इसका डिस्कशन करना है वो करना है कि हम इन 9 वोल्ट के सेल्स पे जो पोलैरिटी है वो कैसे कैसे शो कर सकते हैं। देखो इसका मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट है। तो ये मान लो 9 वोल्ट है, ये मान लो 0 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 9 वोल्ट। ये मान लो 0 वोल्ट है, इसको -9 मान लो। ये बड़ा और छोटा टर्मिनल है, इनका मतलब सिर्फ ये है कि जो बड़े वाला टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है और छोटे वाला टर्मिनल अपना लोअर पोटेंशियल पे है। तो जैसे 0 यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो गया और -9 इसका लोअर पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा निकालते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल से। तो हायर पोटेंशियल इज 0 माइनस लोअर पोटेंशियल इज -9, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम्स टू बी 9 वोल्ट। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाई पोटेंशियल मान लिया 6 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल हमने मान लिया -3 वोल्ट। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना आंसर आ गया, 9 वोल्ट। ऐसे ही मान सकते हैं। और तरीका क्या है, देखो -12 वोल्ट माना इसको, और इसको माना हमने -3 वोल्ट और इसको माना -12 वोल्ट। ठीक है ना, ये नेगेटिव में है तो ये वाला अपना हायर पोटेंशियल है, ये वाला अपना लोअर पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना आ गया, -3 + 12 दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से हम लोग एक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से हम लोग सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मार्क कर सकते हैं। डन। ठीक है, ये हो गया। तो
अब देखो मैं इन्हीं का एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो ये अपनी 9 वोल्ट की बैटरी है और मैंने मार्किंग कुछ ऐसी कर रखी है कि ये है अपना 0 वोल्ट और ये है अपना -9 वोल्ट, ठीक है ना। ये 0 है, ये -9 है, तो डिफरेंस आ गया 0 माइनस 9 वोल्ट। अब यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, मिलेगी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, E है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट है, तो इनकी 9E। इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली यहाँ पे, 9E। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बीच में कोलिजन वगैरह भी होंगे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस भी होगी। अब देखो ये मैंने क्या माना, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, -9 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया, 0। देखो प्लेन वायर में मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप नहीं होगा, तो यदि यहाँ पे पोटेंशियल हमने -9 माना है, तो -9 -9 -9 -9 -9 -9 इस पूरी प्लेन वायर का पोटेंशियल -9 होगा। ये 0 माना है तो 0 0 0 0 0 0 0, पूरी प्लेन वायर में पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली पोटेंशियल इंटू चार्ज, E इंटू 9 वोल्ट आ गया। यहाँ की एनर्जी देखेंगे तो पोटेंशियल कितना रह गया है, 0, चार्ज कितना है, E, तो एनर्जी भी कितनी आ गई, 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था अपना, मैग्नीट्यूड लेंगे 9, एनर्जी चार्ज कितना था, E, तो एनर्जी कितनी आ गई, 9E। तो हम क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्टर के B टर्मिनल से A टर्मिनल तक आया, तो उसने जो 9E एनर्जी गेन की थी, A टर्मिनल तक आते आते इसकी सारी की सारी एनर्जी लॉस हो गई, और यहां पे इसके पास कितनी एनर्जी बची, 0 एनर्जी बची, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से वायर में आएगा, यहां तक कितनी एनर्जी होगी, चार्ज गुना में पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल 0, तो एनर्जी कितनी है, 0। अब ये आके बैटरी को बोलेगा कि भाई मेरी एनर्जी खत्म हो गई, थोड़ी एनर्जी और दे दो। बैटरी एक सोर्स है, ठीक है ना, एक दयालु इंसान है बैटरी, इसको इस पे दया आ जाती है, फिर से इसको एनर्जी दे देता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जा, भाई ले ले और एनर्जी ले ले, अपने अंदर ले गई बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को, और यहां से जब इसको बाहर निकाला तो कितनी एनर्जी दी, चार्ज गुना में पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, -9, तो एनर्जी कितनी होगी इसके पास, अब -9E। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो कितना लिखा हमने, 9E। अभी फिर से 9E एनर्जी लेके गया, फिर से इसके पास कितनी एनर्जी है, 9E है। अब फिर से आना शुरू करेगा B से A की तरफ, आते आते फिर से सारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो एनर्जी कितनी बची, पोटेंशियल इंटू चार्ज यानी कि 0। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, 9E, यहाँ पे कितनी हो गई, 0। हर बार ऐसे 9E 0, फिर मांगेगा और एनर्जी, दयालु है और एनर्जी देगा, फिर जाएगा एनर्जी लेके, फिर आएगा, फिर एनर्जी 0, फिर एनर्जी देगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर जाएगा। ऐसे ही साइकिल हमारा कंटिन्यू चलता जाता है। तो बैटरी लगातार इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को यहाँ पे लॉस करते रहते हैं। ये एनर्जी जो यहाँ पे लॉस हुई है, ये किसकी फॉर्म में निकलती है, ये एनर्जी हमारी किसकी फॉर्म में निकलती है, देखो तो ये निकलती है अपने, जैसे यदि हमने कोई फैन लगा रखा है तो वो रोटेट करेगा, उसकी फॉर्म में निकल, उसकी रोटेशन में सारी एनर्जी खर्च होगी। यदि कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब लगा रखा है तो ये एनर्जी अपने को किस रूप में मिलेगी, लाइट के रूप में मिलेगी। यदि कोई एलईडी चल रही है तो वहां से लाइट, साउंड वगैरह जो भी सिस्टम चलता है उसके रूप में यहाँ पे एनर्जी अपने को मिल जाती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है वो अपने को किस रूप में मिलती है, वो डिपेंड करता है कि वो हम कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो ये था कंसेप्ट अपना बैटरी का। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, क्या उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, नो, इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ना तो बैटरी से जोड़ने से पहले और ना ही बैटरी के जोड़ने के बाद। बैटरी से पहले उसकी रैंडम मोशन होती है, नेट मोशन उसकी 0 होती है। बैटरी जोड़ने के बाद में नेट मोशन 0 नहीं रहती है, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, पाथ फिर भी जिगजैग रहता है, ठीक है।
लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पाथ कैसा बन गया है, स्ट्रेट लाइन है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से जो हमारा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बीच में हमने क्या पढ़े थे कि बीच में कोलिजन्स होते हैं। वो जो कोलिजन्स अपने पढ़े, वो कोलिजन्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं करंट के पाथ में या इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन आती है कोलिजन के रूप में। वो जो कोलिजन करंट को ओपोज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को ओपोज करते हैं, उसी ओपोजिशन को हम लोग कंडक्टर की रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन फेस करते हैं, जो ओपोजिशन फेस करते हैं अपने फ्लो में, उसी ओपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। खैर वो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम वो बाद में करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो एवरेज स्पीड है कोलिजन के बीच की वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। जो एवरेज स्पीड है कोलिजन के बीच, बिटवीन कोलिजन्स, वो कितनी होती है, 10⁻26। और जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है अपनी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखो कैसे, मीटर पर सेकंड में है। कोलिजन के बीच का तो मतलब ये हो गया वो रैंडमली मूव कर रहा है, यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, ऐसे यहाँ आ गया, ऐसे टकरा गया। तो ये कोलिजन्स के बीच की जो स्पीड होगी ना, वो तो 10⁻26 मीटर पर सेकंड होती है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड है, मतलब जो इसको आगे देखो, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो ये जो ड्रिफ्ट हुई है यहां से लेकर जो यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जो डिस्प्लेस करवाने वाली स्पीड है ना, वो केवल 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कोलिजन सपोज करो, एक कोलिजन यहाँ हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो इन दो कोलिजन के बीच में जो स्पीड थी ना, वो तो 10⁻26 मीटर पर सेकेंड है, काफी ज्यादा स्पीड होती है वो तो। ये कोलिजन, इन दोनों के बीच की स्पीड, इन दोनों के बीच की स्पीड, तो ये जो कोलिजन के बीच की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड है जिसके साथ ये आगे बढ़ता है, वो स्पीड काफी कम होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू इतनी कम होने के बाद भी करंट इतना ज्यादा कैसे फ्लो करता है कि वो हमारी जान भी ले सकता है। करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है, इनकी ड्रिफ्ट स्पीड कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वेरी स्लो स्पीड के साथ में, और स्लो स्पीड होगी तो करंट इज इक्वल टू dq/dt। स्पीड कम होगी तो मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, टाइम ज्यादा लगा तो करंट तो कम बनना चाहिए, लेकिन फिर भी करंट ज्यादा क्यों बनता है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ड्रिफ्ट स्पीड कम है तो इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से चलेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको यहां से यहां आने में। अब कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा तो करंट कम बनेगा। अब करंट कम बनेगा तो फिर हमें शॉक क्यों लगता है, प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं तो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये जो फ्लो रेट है ये प्रैक्टिकली ज्यादा क्यों बनता है, जबकि वैल्यू तो ड्रिफ्ट स्पीड की इतनी ही है। इसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे, देखो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 10,000 सेकेंड लगेंगे उसको 1 मीटर तक जाने में। ठीक है ना, अब इस 10,000 सेकेंड लगे 1 मीटर तक जाने में, तो करंट तो नेग्लिजिबल बन गया। तो थ्योरेटिकल बात तो ये है कि करंट नेग्लिजिबल होना चाहिए, और प्रैक्टिकली जो हम फील करते हैं वो क्या है कि करंट की वैल्यू तो काफी ज्यादा होती है, इसके कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड कम होने के बाद भी प्रैक्टिकली करंट की वैल्यू लार्ज क्यों बनती है। तो देखो इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो नंबर डेंसिटी है n भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये अप्रोक्सीमेटली एक गुड कंडक्टर में होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूबिक। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूबिक में।
अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा भी मूव करेंगे तो जो नेट मोशन होगी वो काफी ज्यादा बन जाती है, काफी ज्यादा बन जाती है। तो इस ज्यादा मोशन की वजह से करंट अपना ज्यादा बनता है। तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लार्ज सो इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल ड्रिफ्ट स्पीड करंट फ्लोज इन लार्ज अमाउंट। ठीक है ना, ये था अपना क्वेश्चन। इसके बाद हम जो ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ रहे हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा अपना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको कवर अप करने के बाद फिर हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो देखो, जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अपनी इसकी, जब तक हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, सपोज करो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हमने उनकी एवरेज वेलोसिटी ले ली u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un बाय n, ये आ गई एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। और ये वाली जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है ये किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। क्यों आएगी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल, क्योंकि जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने रैंडम मोशन में थे, तो रैंडम मोशन में उनका नेट इफेक्ट कितना था, जीरो। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी आ गई, जीरो। फिर हमने जब बैटरी लगाई, फील्ड एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है v1 v2 v3 v2 कोलिजन्स होंगे बार बार, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी सपोज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 अप टू vn अपॉन n, ये एवरेज वेलोसिटी हमने किसके इक्वल मान ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है ना, इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो काइनेमेटिक्स में इक्वेशन आती है अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस वाले इक्वेशन का यूज करके हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 के लिए क्या आएगा, u1 प्लस ए टी वन, v2 के लिए u2 प्लस ए टी टू, और vn के लिए आ जाएगा un प्लस ए टी एन ओवर n। ठीक है, यहां से देखो इस टर्म को हम लोग अलग कर सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, ये वाला अपना जीरो के इक्वल है। इसको अलग करेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस अप टू un बाय n, इसको अलग कर लिया, प्लस 81 82 80n, ये वाली टर्म अपनी बच गई। इनमें से एक कॉमन है तो बचेगा t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn अपॉन n। अब इस वाले इक्वेशन से सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस कंपोनेंट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। तो अपनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो किसके बराबर आ गई, a इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन अपॉन एन। इसको हमने बोल दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने इसको किसके इक्वल रखा, टाउ, तो उसकी जगह पे आ गया टाउ। ये क्या है, टाउ अपना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, अब हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करके चलता है, मूव करके चलता है, तो उसके कोलिजन्स होते हैं, और लगातार दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, ठीक है ना, सपोज एक कोलिजन यहां पे हो गया और एक कोलिजन यहां हुआ, तो इन लगातार दो कोलिजन के बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन होंगे, तो वो जो टाइम होगा कोलिजन्स के बीच का, उस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को बोला गया है टाउ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी वाला फील्ड कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लगाएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ई टाइम्स ऑफ ई इज इक्वल टू आ गया अपना फोर्स के। तो हम लोग बोल सकते हैं
के फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, माइनस ए टाइम्स ऑफ ई। ठीक है ना, अप्लाइड फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा, माइनस ए टाइम्स ऑफ ई। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू एम ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा, माइनस ई ई। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना फोर्स होना चाहिए, एम ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स ऑफ ई। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई माइनस ई टाइम्स ऑफ ई बाय एम। ये आ गया अपना एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स टू बी ए यानी कि माइनस ई बाय एम टाउ एज इट इज। ठीक है, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई बाय एम टाउ। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो अपने को क्या शो करता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन अपने को क्या शो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, डन। इसके बाद अपना टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वेरी इजी टॉपिक है। देखो अभी तो हमने सपोज किया कि किसी कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने भी पढ़ा था नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा टॉपिक ड्रिफ्ट स्पीड हो गया। ठीक है, अब अपना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो सबसे पहले क्या किया, एक कंडक्टर ज्यूम किया हमने, V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी लगा दी कंडक्टर के साथ में, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर हमने A माना। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना, A, और जो लेंथ है अपने कंडक्टर की वो हमने कितनी मान ली, L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी मान ली हमने, L। तो n हमने माना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो AL हमने क्या लिया अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, तो टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा अपना AL। तो n है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम AL है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, NaL, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो NaL इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हो जाएगा माइनस NaLe, टोटल चार्ज आ गया। अब करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है, माइनस NaLe अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम एक ही बात है। टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम आ गया लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो हम इस टाइम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो करंट क्या आ गया अपना, माइनस NaEVd। ठीक है ना, ये आ गया अपना करंट। ये रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। करंट किसके इक्वल होता है, NaEdV। थोड़ा सा और लिखें तो आ सकता है NaE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो E बाय m टाउ। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड में करंट को हम बोल सकते हैं NaE स्क्वायर E बाय m टाउ के इक्वल। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या शो कर रहा है
कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसा क्यों है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, मोशन इलेक्ट्रॉन की इनसाइड द कंडक्टर कैसी होती है, बैटरी का क्या रोल है, क्या बैटरी के बगैर करंट फ्लो कर सकता है, नो, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ही करंट क्यों फ्लो करता है, क्या क्या अजम्पशंस लिए गए थे, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, कोलिजन्स क्या होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और रेजिस्टेंस का भी हमने जिक्र पढ़ा, और ये अपना रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो अपना ये आज का लेक्चर होगा। बाय।